चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखे थे लेंज लॉ। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा भी आप पूछ रहे थे, देखिए कॉइल है और ये मैग्नेट है। नॉर्थ, अब ऐसा लगा लीजिए, ये है साउथ, दिस इज नॉर्थ। मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल। Find the direction of induced current. Find the direction of induced current in the coil. Question क्या है? Find the induced current in the coil. ठीक है, यहाँ बस मतलब ये है कि इंड्यूस्ड करंट का सेंस क्या होगा। हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, हमें इंड्यूस्ड करंट का सेंस बताना है। सेंस कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप सोचो कि ऑब्जर्वर हो और यहाँ पर हो, इसी साइड में है आप ऑब्जर्वर हैं, कोई है जो यहाँ से देख रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस थ्रू द कॉइल। आप भी ध्यान से सुनिएगा, इधर बैठ जाओ ना, या तो तुम इधर बैठ जाओ थोड़ा। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस थ्रू द कॉइल, फाई अगर इंक्रीज हो टाइम के साथ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर वी रीजन टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, there will be EMF induced in the coil. रीजन क्या है डजंट मैटर, सिर्फ चेंज होना चाहिए। अगर किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब बात ये आ रही थी कि जो EMF इंड्यूस होगा ड्यू टू दैट देयर विल बी करंट इन द कॉइल। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेंस क्या होगा। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लेंज लॉ सीखे थे। लेंज लॉ में क्या सीखा था कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालें। कुल मिला के यही बात सीखे थे, और उसी का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला केस में बताया था दो ही चीज हो सकती है, या तो कॉइल से फ्लक्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। हम दोनों को चेंज बोलते हैं। इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब ये मैग्नेट पास जाएगा इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस थ्रू द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हाँ हम लोग लेंज लॉ यूज करेंगे। तरीका सुन लो एक बार। फ्लक्स इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को रखना है। बताओ इसके लिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा वो ऐसा होगा, ये साउथ पोल है, ठीक है ना। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पास जा रहा था। तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा रखना है। अब ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। जब कर्ल करेंगे तो करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉक है। हाँ तो ये एंटी क्लॉक है क्या, ये हाँ तो क्लॉक होगा ना करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है तो हम ऐसे रखोगे ना तुम, तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो आप ऐसा डायरेक्शन दें। व्यूअर यहाँ है तो उसको क्या लगेगा कि करंट जो इंड्यूस हुआ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। सर अगर यहाँ पे नॉर्थ था उस साइड साउथ था तो उल्टा हो जाता। अब ये भी कर लेते हैं, पहले ये तो लिखो, तो पहले ये लिखो जल्दी से। चलो एक और सिचुएशन देखते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं रेफरेंस के लिए, और यहाँ मैं बताता हूँ। इस बार ये रहा लूप और मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल,
इस बार मैग्नेट ऐसा जा रहा है, राइट डायरेक्शन, ठीक है। और अब बताना है कि क्या मैग्नेट इससे दूर जाएगा, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? यस, देयर विल बी चेंज, और चेंज होगा, इट इज वेरी क्लियर कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी करंट, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है, सेंस क्या है, कैसे तय करेंगे सर? हमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज। तो आंसर है कि सर ये मैग्नेट दूर जाएगा तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिससे लिंक हो रही थी वो कम हो जाएगी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। आप थोड़ा ध्यान देना, एक सिचुएशन मैंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीज। बच्चे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको राइट हैंड थंब रखने हैं। डिक्रीज होता है, हाँ, डिक्रीज हो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए, ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें क्लॉकवाइज होगा फिर। सुनो तो ऐसा है ना ये। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इस बार हो क्या रहा है, सॉरी लाइन बना दूं। इस बार क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड ऐसा था ना, अब इसको कल करो तो क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ऐसा। किसी को दिक्कत हो तो बताए, और ऐसे भी समझ लो बच्चे, जस्ट इसका अपोजिट केस है, इसका जस्ट अपोजिट केस है। अगर इसमें आपने लगाए थे कि क्लॉकवाइज होगा, जाहिर सी बात है इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आप समझ भी लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखना है, रीजन क्योंकि सर इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थंब ऐसे रखिए और कर्ल कीजिए। देखिए आपके लिए कैसा सेंस है ये, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो ये भी कर लो। तो ये दूसरा केस हो गया जिसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, है ना। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा किसी और सिचुएशंस के लिए कि फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज तो ये तरीका, डिक्रीज तो ये दूसरा वाला तरीका। यही है लेंज लॉ, जिससे हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताते हैं लूप में, और इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में लिखवा दिया है। ये तो जस्ट हमने न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दो केस और देता हूँ फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन आपके साथ है, देयर इज करंट कैरिंग वायर, ओके, और दिस इज loop. Near the current carrying wire there is loop. Current is constant, I is constant. टाइम के साथ करंट इस वायर में चेंज नहीं हो रही है, और इसके नियर में एक कॉइल है। आपको बताना है फाइंड direction of induced current in the coil. Induced current in the coil. एक सिचुएशन ये हो गया, सिचुएशन 1। एक और मैं यही बना देता हूँ। दूसरी सिचुएशन है करंट इंक्रीजेस विद टाइम। इसमें करंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, और सेम एक लूप है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ये हो गया दूसरा सिचुएशन, ठीक है बच्चे। एक और मैं बना देता हूं यहाँ पे, तीसरा।
इस बार क्या हो रहा है, हाँ, करंट डिक्रीजिंग। टाइम के साथ, ये एरो मैंने लगाया ये शो करने के लिए कि टाइम के साथ इस वाले वायर में करंट डिक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है, सेम केस है बच्चे, यहाँ लूप है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ठीक है, ये 3 सिचुएशंस है। आप लोग पहले सोच के मुझे बताइए, फिर मैं आंसर बताऊँ। राइट, चलो ट्राई करो। सर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? बोलो तो सीखेंगे। ठीक है, हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहले ये चेक करना है कि क्या फ्लक्स इससे होगा या नहीं होगा। तरीका क्या है, नियर द लूप देयर इज करंट कैरिंग वायर। कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? तो अलोंग द करंट पुट योर राइट हैंड थंब अलोंग द करंट, कर्ल योर फिंगर। ये जो सेंस होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर थंब ऐसा रखने से ये फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे वो इनटू द प्लेन होगा। और ऐसे भी याद किए थे कि वायर के राइट साइड में इनटू द प्लेन और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और बात ये भी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या फार्मूला होता है, मुझे बताएंगे? हाँ सर बता देंगे। हाँ बताइए। म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट लेंथ की वायर है 2 पाई आर। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड होंगे, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बट ये क्लियर है कि आई बढ़ने से फील्ड भी बढ़ेगा। अगर फील्ड बढ़ेगा तो हमारे पास एक फार्मूला है फ्लक्स का, BA cos थीटा। यहाँ आपने क्या देखा कि फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो फर्स्टली आपने क्या ही देखे कि इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और टाइम के साथ इंक्रीज होगा। अब लेंज लॉ लगाओ कि अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा हम क्या करेंगे। लेंज लॉ से हमने क्या सीखे थे, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा रख लो। और सेंस क्या है, यही आपने बताया था ना सर। चलो आंसर तो सही हो गया, अब रीजन भी समझ गए। हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं कहाँ पे? घर पे, और इंटरनेट का जो है कंप्लेन बोले हैं लिखवा देने के लिए। मेरे को? हाँ जी। ठीक है, तो फिर नीचे कौन रहेगा? अब वहाँ से आते हैं फिर। ठीक है ठीक है, कुछ सामान तो नहीं है ना बाहर में? बाहर में तो कोई कुछ नहीं है, खाली वाइट टेबल बोल। ठीक है ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया है कि इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। समझ गए? क्या यहाँ भी कोई करंट इंड्यूस होगा? तो आंसर है नो। रीजन? हाँ, कि यहाँ जो B होगा, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो ठीक है। फ्लक्स BA cos थीटा। सर यहाँ पर फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि करंट चेंज हो नहीं रहा, B भी नहीं चेंज होगा, A भी नहीं चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा। मीन्स मेरे से कोई पूछता कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो आई इंड्यूस्ड जो होगा बच्चे वो क्या लिखेंगे? 0। किसी तरीका का कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। रीजन क्या है? सर फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है। तो अब ये बातें बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए, तो आई होप ये वाला तो आप सही बताएंगे। इस बार क्या होगा, ये बता रहा है कि करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? क्या करें? तो पहले मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड कैसे होगा रे? अंदर की तरफ ही तो होगा। देखो ना, करंट नीचे थोड़ी जा रहा है, ये तो एरो लिखा है कि करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें। हाँ, इस बार क्या हो रहा है, चलो B लिखेंगे, फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फ्लक्स हो जाएगा
बी ए कॉस थीटा, और बच्चे आई कम हो रहा है तो बी भी कम होगा, बी कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। अगर फ्लक्स कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा ही रख लेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। बात क्लियर है? दिस इज द इंड्यूस्ड करंट विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप। प्लीज कॉपी करो। यहाँ देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 पाई आर होगा नीचे, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। मीन्स ऐसा सोच सकते हो बच्चे कि अगर ये बोर्ड के प्लेन में करंट जा रही है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर ये कॉइल रखा गया है। जो कॉइल का प्लेन है इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। जिस प्लेन में करंट कैरिंग वायर रखा गया है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली ये कॉइल रखा गया है, यानी कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वायर रखा गया है, राइट। अब आपको बताना है कि इस लूप से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो। तो फर्स्टली यू हैव टू चेक करंट इंड्यूस होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तब आपको बताना है कि सेंस क्या होगा। तो चेक करो और बताओ। जीरो क्यों? कैसे? cos 90 जीरो होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन कैसे? नॉर्मली तो 90 डिग्री पे होगा। किससे नॉर्मल है? वायर के प्लेन से। तो उससे क्या हुआ मुझे तो बताओ। फ्लक्स है या नहीं? पहले तो यही है तो इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं है। फ्लक्स नहीं है, कैसे नहीं है? बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में फाइंड करना? वायर और तो बी कहाँ है यहाँ पर? बी कैसा है? इंटू द हाँ, बहुत अच्छा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि सर यहाँ जो बी क्या है? इनटू द प्लेन। बी अंदर की तरफ हो गया। अच्छा, बी अंदर की तरफ है और आपने जो कॉइल रखे हैं वो ऐसा रखे हैं, तो इसका मैग्नेट इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या ही होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ बी और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। मीन्स जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएंगी, तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। तो जब फ्लक्स ही नहीं है तो फिर चेंज की कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। जब फ्लक्स है ही नहीं तो चेंज की तो बात ही नहीं करते। बहुत अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट इज जीरो, है ना। आई इंड्यूस इक्वल टू जीरो। शाबाश, आप समझ गए। अब मुझे नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लिखना नहीं, बस देखिए मेरे लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। कुल मिला के बात ये सीखने वाले हैं कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे थे कि फ्लक्स चेंज होने से मीन्स आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है किस कॉस्ट पे? हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने पे। तो यहाँ पर बात छुपा हुआ ये है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मीन्स आपको एक फॉर्म की एनर्जी देनी पड़ रही है तब आपको दूसरे फॉर्म की एनर्जी मिल रही है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ जो आपको मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाँ किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के इनपुट से मिल रही है। ये कोई जादू नहीं हो रहा, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी समझते हैं, राइट। अब देखिए हमने इस तरह से एक रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, मैंने ऐसा बना लिया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है
और ये कोई कंडक्टिंग वायर का फ्रेम बना दिया गया है। एक कंडक्टिंग रॉड है और इस तरह से मैंने रखा, एल लेंथ का रॉड है बच्चे, और एक क्लोज लूप मेरे पास अवेलेबल हो गया ना। देखो बिल्कुल यहाँ से वायर गया, बिल्कुल क्लोज लूप अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो कंडक्टर है एल लेंथ का, ये v वेलोसिटी से अंदर की तरफ आ रहा है, जैसा फिगर में दिखाया गया। जब ये v वेलोसिटी से अंदर की तरफ आएगा, और भी कुछ चीजें इसमें लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज R, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल टू R, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू L, और वेलोसिटी ऑफ रॉड कितना बचे, V, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B, और जैसा डायरेक्शन आपको दिखाया गया है कि इनटू द प्लेन है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, B। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए आपको ये बताना है कि EMF कितना इंड्यूस होगा। हाँ, इसके अक्रॉस एंड रॉड के एंड के क्रॉस कितना EMF डेवलप होगा, ये बताना है। हम लोग लिखेंगे हेयर, ये बोर्ड दिख रही है यहाँ तक, हेयर EMF इंड्यूस्ड in the rod across the end of the rod, लिखता हूँ EMF is equal to BLV। इस बात से अग्री हैं? हाँ सर, इतना होगा। अगर इसके क्रॉस EMF डेवलप हो चुका है, अभी रुको तो लिख लेना, पहले आप ध्यान यहाँ लगाओ, अभी टाइम देंगे। अगर इसके क्रॉस EMF डेवलप हो गया बच्चे, मीन्स एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना। अब मुझे आप चेक करके बताइए फिर से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ये करंट होगा, हाँ सर करंट तो होगा, कितना होगा, तो सर I इज इक्वल टू जो भी EMF इंड्यूस हुआ है उसको उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, उतना ही करंट होगा। अच्छा, तो BLV अपॉन R, ये करंट होगा। ठीक है, तो I मुझे मिल चुका है BLV अपॉन R, ये है क्या, करंट इन द रॉड, यही है ना बच्चे, क्या है ये, करंट इन द रॉड, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, करंट इन द रॉड। अगर रॉड से आप ऐसा इसको सोचो बच्चे कि एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर से करंट आपको मिल चुका है BLV बाय R। मैं आपसे ये पूछता कि कितना पावर डेसिपेट होगा, एक रजिस्टर से करंट आपको गिवन है, रेजिस्टेंस इसका पता है, तो पावर डिसिपेशन बता सकते हैं, पावर जो कंज्यूम होगा बता सकते हैं, कितना पावर डेवलप होगा। तो P इज इक्वल टू, सर लगा देंगे फार्मूला, I स्क्वायर R। I कितना था बच्चे, BLV अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R। आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि सर मुझे जो पावर मिला, ये पावर है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। कुल मिला के P इज इक्वल टू V स्क्वायर L स्क्वायर
वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है? इतना पावर इंड्यूस्ड होगा इस रजिस्टर से इस रॉड के पास। मीन्स एक तरीके से, सुनिएगा ध्यान से इसका कंक्लूजन। आपने क्या देखा कि अगर मैं रॉड को v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव कराऊंगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको इतना पावर इसके थ्रू मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल पावर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रॉड। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। तो इतना पावर डिसिपेट होगा, या बोले इतना पावर डेवलप होगा यहाँ, राइट। अब सोचना ये है कि ये पावर आया कहां से है? क्या इसके लिए मुझे कुछ इनपुट भी देना पड़ा है, या बिना इनपुट का ही मिल गया है? तो इनपुट देना पड़ा है। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इनपुट कितना देना पड़ा, और यहाँ हमें प्रूव करना है कि इनपुट भी मुझे इसके बराबर ही देना पड़ा था। तो इसके बारे में अभी सोचते हैं। फर्स्टली आप इसको नोट करो, फिर आगे। करंट जब इसमें इंड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में होगा ये बताना है। कैसे चेक करेंगे? लेंज लॉ याद करो। लेंज लॉ से हम लोग सेंस बताते हैं, याद करो। क्या हो रहा है बच्चे, जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। देखो ना, एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, इस सिचुएशन के लिए फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और इस तरह से कर्ल करेंगे, तो आपके लिए मीन्स करंट ऐसा जाएगा, मीन्स इसमें करंट ऐसा आएगा। ये क्लियर है कि जो करंट होगा रॉड में, तो जैसा फिगर में दिख रहा है नीचे की तरफ होगा। करंट कितना होगा मुझे पता है। करंट होगा कितना बच्चे? तो सर करंट होगा I इक्वल टू बी एल वी बाई आर। बी एल वी अपॉन आर, दिस इज द करंट। और जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ, और अभी जो पावर डिसिपेट हो रहा था उसको मैंने अभी लिख के रखा है। इसको रहने देते हैं, बाकी सबको मैंने मिटा दिया, क्योंकि यही तो मुझे प्रूव करना है। रॉड में पहले देख लो, रॉड में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो करंट है बी एल वी अपॉन आर। ये क्लियर है? और करंट का डायरेक्शन भी क्लियर है कि वो नीचे की तरफ है, जैसा फिगर में अभी दिख रहा है। तो ब्लॉक ही किधर? ब्लॉक ठीक है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि करंट कितना होगा, ये मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब जरा सोचिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, बाकी चीज़ आप भूल जाओ। बस देखो, एक वायर है और इसमें करंट बच्चे नीचे की तरफ ऐसा है, ये करंट ऐसा है। वायर में करंट का डायरेक्शन है, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में है ना? ये वायर कहाँ बच्चे? और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है बी। अब इसको आप भूल जाओ, आप ये कंसिडर कीजिए कि एक वायर जिसमें करंट है आई, मैग्नेटिक फील्ड में है। आपने सीखे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर होगा, देन दिस वायर एक्सपीरियंस फोर्स, है ना? और यहाँ जो फोर्स का फार्मूला होता था बच्चे, वो फोर्स का फार्मूला होता था फोर्स ऑन द वायर, फोर्स ऑन द वायर
दिस इज आई, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, एल क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड वाइज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा या नहीं? हाँ, जैसे ही करंट इंड्यूस होगा इस वायर पे फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना फोर्स? तो मैग्नीट्यूड वाइज इतना फोर्स होगा। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला मुझे मिल चुका है। इस फार्मूले में थीटा क्या होगा? तो सर थीटा क्या होगा, इसका आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बताया सर कि अंदर की तरफ है, और करंट जैसा मुझे दिख रहा है कि प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 90। थीटा कितना हो गया? 90। क्लियर है या नहीं? तो सर इस केस में थीटा तो मुझे मिल चुका है, थीटा इज 90। अगर थीटा 90 है तो मैग्नीट्यूड भी क्लियर है सर, आई एल बी और साइन 90 1, तो फोर्स होगा आई एल बी। दिस इज व्हाट? फोर्स ऑन द रॉड ड्यू टू करंट। इतना फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फोर्स लग रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। जरा देखो, एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इज लाइक दिस, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो बच्चे, अब ऐसे थोड़ा सा, इसी को मैं ऐसा रख दिया, एल क्रॉस बी ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख जाता हूँ, तो फोर्स राइट डायरेक्शन मीन्स इस पे जो फोर्स एक्ट होगा बच्चे, वो फोर्स का डायरेक्शन है इस तरह से। अब एक बार और थोड़ा मैं समराइज करता हूँ, अब ध्यान से सीखना बच्चे। यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ही आप रॉड को मूव कराएंगे इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इस रॉड पे आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, करंट इंड्यूस होने के साथ साथ एक ही साथ दो काम होगा। करंट इंड्यूस होगा और ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट रॉड एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट एंड यू आर applying a force towards left to continue with the same velocity. If you are not changing the magnitude of velocity, it means you are applying the same force as rod experience in the right direction. तो ये रॉड राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? आई एल बी के बराबर। मीन्स आप अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे मूव करा रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, देन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द रॉड, इट इज आई एल बी। हाँ या ना? तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स exerted by external agent एज लिख देता हूं, इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रॉड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना? इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय रॉड ड्यू टू मैग्नेटिक। मैं सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड इक्वल किया हूं, डायरेक्शन तो अपोजिट ही है। मीन्स रॉड पे फोर्स राइट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया था और आप इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेफ्ट में मूव कराना चाह रहे थे, इसीलिए आपको बोलो लेफ्ट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ओके, मीन्स अब ये बात की जा रही है, मैं यहां लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू आई एल बी। दिस इज द फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट
और फोर्स इतना अप्लाई किया जा रहा है, V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉड और F इज फोर्स ऑन द रोड। तो किसी पार्टिकल पे फोर्स F लगाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल पे फोर्स F है और उसकी वेलोसिटी भी मेंटेन है, तो कितना पावर आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो पावर का फार्मूला होता है एफ भी। क्या होता है बच्चे? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, आप कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो पूछा जाए कि आपका पावर कितना है, तो आंसर है एफ इंटू वी, ठीक है। तो अब हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट इसे मूव करा रहा था और उसी के कारण इसमें करंट डेवलप हुआ था और हम इसका पावर निकाले थे, तो ये पावर आपको निकल के कुछ ऐसा आया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का कितना पावर खर्च हो रहा था इसे लेने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा था, आई एल बी, कितना वेलोसिटी मेंटेन कर रहा था, v, तो पावर होगा F इंटू वी। ओके, अब मुझे बताओ F कितना बच्चे? सर I L B और वेलोसिटी कितना? अच्छा, अब मुझे बता दो I कितना होगा? इसके पहले आपने निकाले थे I। चलो I के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ B L V अपॉन R, और बाकी L B और V तो है ही, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, क्या आया फाइनली? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ये कौन सा पावर है जो एक्सटर्नल एजेंट ने खर्च किए, ठीक है। और ये कौन सा पावर है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको मिला है, मीन्स हाँ, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिकल पावर एक्सटर्नल एजेंट के पावर के बराबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो लेंज लॉ से हमने ये प्रूव किया है कि एनर्जी कंजर्व होती है, मीन्स आपको जो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी आपने पावर अचीव किया है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो पावर सेम है जितना आप मैकेनिकल फॉर्म में खर्च किए हैं, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी आप मैकेनिकल फॉर्म में दे रहे हैं उसी के कॉस्ट पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल रही है। बात क्लियर? तो हमने इस डेरिवेशन में क्या ही सीखा है कि एनर्जी कुल मिला के कंजर्व है, और जितना मैकेनिकल एनर्जी खर्च हुआ है, मीन्स जितना एक्सटर्नल एजेंट ने एनर्जी खर्च किया है उतना ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको मिला है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी इज कंजर्व, राइट। ऑन कर दो।